दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुद्दा बहुत रिलेवेंट है, बहुत प्रासंगिक है इस समय। सवाल ये है, अभी हाल में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक ही मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा पहुंच सके। अखिलेश यादव ने यूँ तो 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बाकी 3 को जीत हासिल नहीं हो सकी। और एक पिछले लगभग 1 दशक से मुस्लिम नेताओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो लगातार घटा है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। कई बड़े मुस्लिम घराने ऐसे हैं जो लंबे समय से हार रहे हैं और जीत नहीं मिल पा रही है उनको तमाम समीकरणों के बाद भी। आज हमारे यहाँ अभी हाल में मीरापुर का उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर बड़े मुस्लिम नेता कादिर राणा के बेटे की पत्नी सुम्बुल राणा वो चुनाव हार गई। उदरकी में हाजी रिजवान, जिनका वहाँ जलवा चलता है, वो चुनाव हार गए। और तमाम बड़े नेता लंबे समय से जीत नहीं पा रहे। हमारे साथ आज मुस्लिम सियासत की नब्ज पर पकड़ रखने वाले, लगभग 3 दशक के अनुभव के साथ देश के नामचीन मीडिया समूहों में काम कर चुके शादाब रिजवी सर मौजूद हैं। शादाब सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शादाब सर, पहले मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन का जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने, ताकि हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सके। अगर हम पहले इलेक्शन से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या की गिनती करें तो सबसे पहले चुनाव में 44 एमएलए थे मुस्लिम, फिर 1957 में 37, 62 में 29, 67 में 24, 69 में 34, 74 में 40, 77 में 48, 80 में 49, 85 में 50, 89 में 41, 90, 91 में 23, 1993 में 31, 1996 में 39 और 2002 में 44 और 2007 में 56 और 2012 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ 68 और 2017 में 24। 17 में बहुत तेज़ी से संख्या गिर जाती है। 17 का चुनाव चूँकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का चुनाव था, तो ज़बरदस्त पोलराइजेशन होता है उसमें, तो सबसे कम भागीदारी 68 से सीधे 24 पे आ जाती है। और जब पिछली बार एक कॉम्बिनेशन बनता है समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का 2022 के चुनाव में, तो ये संख्या फिर 34 हो जाती है। और ख़ास बात ये है कि इन 34 एमएलएज में 32 एमएलए जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं और 34 आरएलडी समाजवादी कॉम्बिनेशन के थे, 2 इसमें आरएलडी के एमएलए हैं। तो मैं ये अगर एवरेज अगर टोटल करें हम इसका, सारे इलेक्शंस का, सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स का, तो ये नंबर 60 मतलब 681 बैठता है आज़ादी से अब तक का। और ये टोटल एवरेज बैठता है लगभग 40%। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रदेश में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोटर्स का नंबर बड़ा है। तो मैं पहले तो यूपी की डेमोग्राफी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, और फिर हम इस पर बात करेंगे कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये जो रिप्रेजेंटेशन घटा है इसके रीजंस क्या हैं। देखिए रविंद्र जी, बहुत ही इस वक्त जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि मौजू का सवाल ये है। और जो कभी हम खासकर वेस्ट यूपी में बैठे हैं और वेस्ट यूपी की जो सियासी राजधानी कहा जाता है मेरठ में बैठे हैं, और वहाँ से हम इस सब चीज़ों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वेस्ट यूपी कभी या यूँ कहें कि उसे किसान बेल्ट और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी ज़िले हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया बता के बहुत सारी चीज़ों में, 1951 से लेके और आज तक के जो डाटाज थे रविंद्र जी। और मज़े की बात है, अभी देखिए कि उसमें जो एवरेज है वो 40% से आसपास है जो सीटों का है। लेकिन जो गिरावट है वो गिरावट पॉपुलेशन के हिसाब से
जो कल 2 दिन पहले चुनाव हुआ है उसी रेशो में आप देखते चले जा रहे हैं। जी। अब देखिए, आप एक ही सीट को लीजिए ना, आप मीरापुर छोड़ दिए, खैर छोड़ दीजिए, कुंदरकी ले लीजिए कोई आप। सिर्फ कुंदरकी को फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 65% वो मुस्लिम। 65% मुस्लिम हैं और वहाँ कहीं एक आश्चर्यजनक परिणाम वहाँ है। अब क्योंकि वोटर हैं और वोट पड़े हैं और मशीन है और रिजल्ट सामने है, तो उस पर सवाल भी कितना उठाए ये दूसरे लोग, पॉलिटिकल लोग उठाएं, हम तो आंकड़ों से बात करेंगे। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 65 के आबादी जहाँ मुस्लिमों की हो और वहाँ उस मेन पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जाए, और वहाँ जो मुस्लिमों को ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूरी बना के रखते हैं, चाहे वो नीति के हिसाब से, चाहे सोच के हिसाब से, चाहे नेताओं के बताने के हिसाब से, और वो पोल का 86% वहाँ वोटिंग पाया जाता है। और वो वोटिंग भी वो पाया था 86 का मतलब क्या होता है कि मुस्लिमों के पोल का भी उन्होंने कम से कम 68% जो है हासिल कर लिया। टोटल मान के 80%, तो 68% अगर मैं उसमें रेशो निकाल रहा हूँ तो 60 और 70 के बीच में मुस्लिमों का भी वो जो है भारतीय जनता पार्टी को या कमल के फूल पे कहीं ना कहीं बटन दब गया है ईवीएम का रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये बड़ी वो बात है। लेकिन हम इसके पैक में जाते हैं और हम अब तक की, जैसे आपने बहुत डीपली चीज़ें बताई हैं आंकड़ों के हिसाब से, अगर मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी अभी देख रहा था मैं कुछ चीज़ें और जो मेरे पास कुछ डाटाज रखे हुए हैं अपने हिसाब से, तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप देखिए पिछले 80 सीटें हमारे यूपी के अंदर है, खासकर लोकसभा की। मैं ऊपर से लेके चलना चाह रहा हूँ आपको। हमने शुरुआत तो विधानसभा से की है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि एक चुनाव का माहौल है और जब चुनाव है तो लोकसभा और विधानसभा और उन सब चीज़ों को देख के हमें जो है उस पर नजर दौड़ानी निश्चित। तो मैं भी देख रहा हूँ अपने सामने, मेरे मोबाइल पर जो डाटाज मेरे रखे हुए हैं और ये शायद सभी के पास होंगे, आपके पास भी होंगे। तो इसमें 80 सीटें यहाँ हैं और इनमें 34 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 20% मुस्लिम हैं। तो आप ये मानिए कि वो 20% निर्णायक तो भले ही ना हो, लेकिन बैलेंसिंग जरूर, लेकिन वो किसी को हराने और जिताने में बड़ा वो ये रोल मानिए प्ले कि कर 80% है। और जहां सोच में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, अदर पार्टी में जहां कांटे की टक्कर होती है, तो वो जो मुस्लिम के 20% हैं, ये जिसके साथ बैलेंस, जिसे कहते हैं ना तराजू में, जिसके साथ लग जाएंगे और जो लगते रहे हैं वो जीत जाएं। तो उन सीटों को ये इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ इफेक्ट करने की स्थिति जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वो खत्म होती जा रही है। दूसरा, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, इनमें से भी आगे बढ़ता हूँ आज़ादी के हिसाब से। इनमें से 6 सीटें तो मेरे पास ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन्हें मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक पहुँच गई, यानी वो एक तरफा पड़ जाए तो और हम, और अगर हम इसके आंकड़े की बात करें और हम लोकसभा की बात करें अपने यूपी की, तो हमारा नुमाइंदगी कहाँ है मुसलमान की? हम 6 सीटें वो भी नहीं जीत पा रहे हैं, जहाँ हम 40 से 50 सीटें हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 12 सीटों में ऐसी आ गई कि कुछ पे 30, तो आगे ऊपर बढ़ जाती है 60 तक। हम उन 60 को भी नहीं जीत पा रहे। उनकी जो 12 सीटें हैं उनको भी हमने जो है निर्णायक स्थिति में हम मुसलमान अपनी तरफ नहीं ले जा पा रहा। तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो नज़र आ रही है, चाहे तो वोटर की, चाहे जो गठजोड़ की, और चाहे सियासी दलों की, दोनों में सामंजस्य बनाने की और दोनों का दिल और दल एक करने की, ये मुझे कहीं कमी नज़र। इस पे हम आपसे एनालिसिस लेंगे कि रीजंस क्या है। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो है, मैं देख रहा हूँ कि 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें से फिर पहले वाला आंकड़ा जो है वो वही जो है 20 से 30% वाला है मुस्लिम आबादी का। और जब क्योंकि थोड़ा 23 बढ़ा देंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा आंकड़ों के उसमें जो है। और इन 18 के अलावा 2007 में जब मायावती की सरकार थी, तो जब 58 सीटें जो हैं वो इस तरह की थी कि जहां मुस्लिम जो है काफ़ी आगे थे। 2012 में अखिलेश में 68 पे आगे वाली स्थिति आ गई थी। और जब हम 2017 से और 2022 की विधानसभा आई, तो तब 24 से 36 ऐसी विधानसभा की सीटें हो गई थी जहाँ जो है बहुत आगे मुस्लिम आगे बढ़ गया था। और ऐसे ही 30% से ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी वाले ज़िले हैं, अब आप लगा लीजिए सहारनपुर से और आप अलीगढ़, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, ये तो खास करके, और रुहेलखंड का पूरा इलाका, ये तो मैं खास कर बना रहा हूँ मोटे मोटे। अगर हम उसके हिसाब से चले जाएँ क्षेत्र के हिसाब से, तो वेस्ट यूपी मतलब खासकर जो है, फिर रुहेलखंड और आगे जो कुछ ब्रज का क्षेत्र भी हल्का सा इसमें जुड़ जाता है। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर मैं गिनाने लगूँ तो मुझे बहुत लंबा टाइम जिसमें लग जाएगा। मैं फिर भी चाहूँगा जैसे रामपुर की डेमोग्राफी थोड़ा आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। रामपुर इसलिए कि रामपुर की डेमोग्राफी में मुसलमान सबसे ज़्यादा निर्णायक है कुंदरकी की तरह, और वो फिर भी वहाँ आजम खान हार जाते हैं चुनाव। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल हो गया। देखिए, रामपुर जो है, रामपुर में कभी नवाबों का घराना रहा है और रामपुर की सियासत पर नवाबों का अपना कब्जा रहा है। लेकिन जब आजम खान का उदय हुआ सियासत में, छात्र राजनीति से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, तो उन्होंने जो है वहाँ दूसरी तरह की राजनीति करी, जिसे आज पसमानदा आप कह रहे हैं, जिसे आप जो है जिन्हें कोई आवाज़ नहीं उठाता था उस वर्ग को उन्होंने साथ लिया और उन्होंने वो आगे बढ़ गए। और उसको जो लोगों ने पसंद किया और नवाबत के साथ जो है वो उनके साथ
लग गए और नवाबी ख़ानदान की चीज़ की वो नीचे ढलान पे चली जाती रही और आज़म खां का उदय जो है सियासत में होता चला गया। तो जो मैं आबादी की बात कर रहा हूँ वो अकेले आप रामपुर की बात मत करो, आप मुरादाबाद मंडल की बात करो। जब बीजेपी पूरी सिरमौर होती है, मैं आंकड़ों की सिर्फ एक लाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं चर्चा करूँगा। मैंने रामपुर और कुंदर की हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि रामपुर और कुंदर की मॉडल बहुत चर्चा में है इस समय, और ये माना जा रहा है कि क्या भविष्य में मुस्लिम सियासत खत्म हो जाएगी, रामपुर और कुंदर की मॉडल जो है मुस्लिम सियासत को रसातल में ले जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है, अगर हम आंकड़ों पर विश्वास करें, ये आंकड़े अगर आगे बरकरार रहते हैं, अब इनसे सवाल नहीं कर रहे कि हम आरोप पे जाएं कि वोट नहीं डलने दिया या वोट ज़्यादा पड़ गया, वो अलग की कहानी है। लेकिन हम सिर्फ आंकड़ों पे जाएं तो इस तरह का यकीन मान लीजिए, जब रामपुर कुंदर की या स्वार या रामपुर प्रॉपर, रामपुर की 2 सीटें स्वार और रामपुर सदर और इधर कुंदर की, जब इन सीटों पे जो है अगर मुस्लिम नुमाइंदगी अपनी प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती, वो नुमाइंदगी नहीं कर सकती, फिर ये मान लीजिए कि यूपी में आप किसी सीट पे ये मान जाएं कि मुस्लिम कहीं प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, तो मुझे ये लगता है इन आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से गिरा, क्योंकि आप देख रहे होंगे मुरादाबाद में, अगर हम मेरे मंडल की बात करें, मैं उस तब की बात कर रहा हूँ जब कहीं सीटें नहीं आती, बीजेपी पूरी सरमौर हो जाती है, दूसरे दल, उस टाइम मुरादाबाद में बीजेपी को कहीं जगह नहीं मिलती है जीतने के लिए। मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, तमाम सीटें उसकी जो है लोकसभा और विधानसभा की सारी सीटें वहाँ जाती हैं। मुस्लिम सियासत पर सर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, जी, मैं आपको रोक रहा हूँ कि इससे 2027 जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय मुस्लिम वोटों के लिए इंडिया गठबंधन में खास तौर पर समाजवादी पार्टी, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, कांग्रेस, ओवैसी, ये ज़बरदस्त तरीके से क्लेम कर रहे हैं, और इन सब की कोशिश है कि मुसलमान वोट हमारे साथ खड़ा हो जाए ताकि हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकें। लेकिन अभी भी किसी को सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के साथ अदर्स का कॉम्बिनेशन जो पीडीए बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा और दलित, वो फिलेट नहीं हो पा रहा मजबूती से, और दूसरा ये सारी पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशी उतारती हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको रोका, मैं बस नहीं, धन्यवाद, आपने बहुत जगह सही जगह रोका और इसको ईमानदारी से सही दिशा देने वाला सवाल था। तो मैं वही बात कर रहा था जो आबादी की बात आ रही थी कि नुमाइंदगी कम इसीलिए हो जा रही है। अब देखिए मुरादाबाद मंडल की हम बात करें, मुरादाबाद की नहीं पूरी यूपी की बात करें, मुरादाबाद में जब 50% से ज़्यादा मुस्लिम हो जाता है आज आंकड़ों में, हम रामपुर की बात कर रहे हैं, आंकड़े देख रहे हो 50 से भी ज़्यादा 51% से भी ऊपर चला जा रहा है वहाँ पे। मैं बिजनौर की बात कर रहा हूँ, 43% वहाँ से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। सहारनपुर की 41 से, मुजफ्फरनगर 41, शामली 41 से ज़्यादा, अमरोहा 40 से 41% पहुँच जा रहा है। हापुड़ में अगर हम थोड़ा सा नीचे आए 32-33 पे, मेरठ में हम 34-35 पे चले जा रहे हैं। ऐसे तमाम ज़िले हैं जहाँ हम 37, 34, 35, बरेली, बलरामपुर, तो मैं आंकड़े देख रहा हूँ, श्रावस्ती, इसके अलावा और थोड़ा नीचे को जाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाते हैं बागपत में, अमेठी में, अलीगढ़ में, इन सब में जो है अच्छी खासी 14 से लेके 21%, 22%, 35% तक पहुँच जा रहे हैं। और हम नुमाइंदगी नहीं दे पा रहे हैं। हम अब इसको आप सिर्फ विधानसभा में चाहिए क्योंकि उपचुनाव हुए हैं। आप इनको ये देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, अभी इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम नुमाइंदगी वाले ज़िलों में कितने मुसलमान जीते? मुसलमान, अब अमरोहा जैसी जगह में देख लीजिए आप, वहाँ कुमार दानिश अली पिछली बार जीत जाते हैं और इस बार वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड होने के बावजूद भी आप जो हार जा रहे हैं। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से भी डरने लगे हैं। दरअसल उसके दो, हाँ बिल्कुल, उसकी दो वजह क्या हो रही है। जैसे पिछला इलेक्शन लें, अभी का रिसेंट 2024 का, तो मेरठ बहुत अहम सीट है, लेकिन लोकसभा की बात कर रहा हूँ, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं मेन पार्टी से। मैं उससे आगे जा रहा हूँ जी। ये तो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, उनमें तो एक डर था ही, वो तो डर था, अब इस पर खौफ हो गया। दो शब्द इस्तेमाल, तो डर था 2024 में, 2024 के उपचुनाव में तो खौफ पैदा हो गया। आप मीरापुर के बाद, मतलब मीरापुर जैसी जगह है ना, जो है वहाँ वो जो है डिसाइडिंग 38%, और वहाँ उन्होंने तब मुस्लिम देने की कोशिश करी समाजवादी पार्टी ने सबको, और सबने इसलिए देने की कोशिश करी कि यार हमें वोट मिलेगा, हमें वोट मिलेगा, लेकिन तो हमें के चक्कर में सब खो गए और सिर्फ एक तरफ वोट चला गया। अब देखिए अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में जैसी जनरल सीट पे आगे के दलित कार्ड खेल दिया। मेरठ में लोकसभा चुनाव में जो है मुस्लिम सीट होने के बावजूद जो है दलित कार्ड खेल दिया। ये सिर्फ ये था कि मुस्लिम तो कहीं ना कहीं जो आज हालात हैं वो विकल्पहीनता में आएगा, विकल्पहीनता में आ जाएगा, और तुम उसमें कुछ डिसाइडिंग पॉइंट डाल दो, प्लस पॉइंट कुछ डाल दो, ताकि उनके साथ पूरा दलित हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है राजेश जी वो आपको जो विनिंग हो आ जाएंगे। और वो लेकिन उनका जो है
स्थिति सफल होती नज़र इसलिए नहीं आ रही कि मुस्लिमों में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो डिवाइडिंग वाली बात आती है। अब यूँ फिर कहते हैं डिवाइडिंग एंड रूल, अब वो कोई भी दल हर कोई रणनीति अपनी अपनाएगा, भाई हर दल की अपनी राजनीति है, अपनी सियासत की बात है, तो अपनी नीति अपनाएगा। अब उसमें तुम चक्रियों में फंस रहे हो तो ये तो मुसलमान आसानी से उसे फंस जा रहा है, और इसीलिए उनको नुकसान क्या हो रहा है जो मैंने आपने भी गिनाया, मैंने भी गिनाया, 51 से लेकर आज तक हम मतलब मुसलमान कहाँ था और कहाँ आ गया। नुमाइंदगी कहाँ सिरमौर हुआ करता था एक टाइम में, बीच में मध्य में आया और अब बिल्कुल फ्लडी हालात में हो गया। और आने वाला वक्त आपको जो लग रहा है वो स्थिति में ऐसे में नहीं है कि मुसलमान सीट पे मुसलमान को वोट देने से उसके साथ कोई प्लस हो जाए। प्लस होने की स्थिति में थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन मुसलमान किसके साथ प्लस हो सकता है ये सियासी दल जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको टिकट की भागीदारी भी कम कर दी, और जब टिकट की भागीदारी कम हो गई तो भाई नुमाइंदगी कहाँ से आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खौफ है राजनीतिक दलों में, जो माहौल बना है, पोलराइजेशन का जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया है पूरे प्रदेश में, क्या उससे ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है टिकट में ये और भी कम होगा आने वाले समय में? तो आंकड़े बता रहे होगा भी। अब मैं देखो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें जो मेरे पास अपने आंकड़े में, जब आपके जैसे हम बैठने की बात हुई थी मैंने थोड़े से आंकड़े लेके आया था। अब बात कर रहे हैं कि जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन की स्थिति जो है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है, केरल वगैरह को उनको अलग छोड़ दिया। लेकिन अब देखो 1991 में पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमान एमएलए जो थे वो बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा था कि दलित मुस्लिम में गठबंधन बना के हम जो है जब अकेली लड़ी तो उनने 102 टिकट दिए, रिकॉर्ड था 102। आज बसपा जो है गिनती के टिकट देती जो उंगली पे गिने जाते हैं, इसीलिए इसी मजबूरी में, क्योंकि जब 100 तो उस वक्त 23 मुस्लिम चेहरे जो है वो विधानसभा तक पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी, तो मैं देख रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम बनाए थे उन्होंने, है ना। सपा और कांग्रेस ने उस टाइम 89 मुस्लिमों को टिकट दिया था, ये मैं देख रहा हूँ। और उसमें से जी 23 सबसे ज़्यादा 17 विधायक सपा के थे, 23 में 23 जीते थे, और 7 में से 2 मुस्लिम थे विधायक थे, बाकी जो है इनमें टिकट जो था वो उसके थे, कांग्रेस के थे। तो ये स्थिति जो बन रही है इसमें पूरा आंकड़े 2012 का देख लो, 2012 में देखो तो 19% 2% के साथ जो है मैं देख रहा हूँ 64 मुसलमान विधायक जीत के आए थे, इनमें से 41 समाजवादी पार्टी के थे, 15 और सरकार समाजवादी पार्टी के 6 विधायक थे दूसरे थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जी, है ना। यानी एक बात और साफ है यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो आंकड़े बताते हैं कि अगर मुसलमान वोटों का सपोर्ट नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती। और दोनों का फोकस चूंकि एक ही वोट बैंक पे है और दोनों मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। अब ओवैसी की एंट्री और इसमें दिलचस्प हो गई है, हालांकि ओवैसी साहब को कोई सफलता अभी तक यूपी में मिली नहीं। दरअसल हो क्या आया ओवैसी साहब के साथ, तो भी इसमें आंकड़े भी अगर आप उनके उठाओगे पीछे वाले, तो ओवैसी साहब के साथ स्थिति ये हो रही है कहीं ना कहीं वो यहाँ लंबी सियासी पारी उनकी रही नहीं, यहाँ वो बेसिकली यूपी से बिलोंग भी नहीं करते हैं, वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं और जब वो भावनात्मक कम और वैसी जो है जज्बाती बात जो है और वो एग्रेसिव बात ज़्यादा करते हैं, तो वो मुस्लिमों का एक वर्ग यूथ जो है उन्हें पसंद तो करता है, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग जो उन यूथों को जहाँ कमांड करता है वो उन्हें समझाता है कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों के खिलाफ राजनीति कर रही है, उन्हें खासकर बीजेपी पर इशारा करते हैं, उसे फ़ायदा होता है और वो डिवाइड हो जाता है। कम्युनिटी जो है मुसलमान एक तरफ हो जाता है और जो 80-20 का एक नारा कहीं ना कहीं दिया गया है किसी दल की तरफ से, वो एक तरफ हो जाते हैं 80 वाले। तो वो ये कहते हैं अगर तुम इस तरह के साथ जाओगे तो वो 80 वाले एक साथ हो जाएंगे, जो अभी कुदरती वाला आप मांगे चलो तो वो 80 और प्लस उसमें मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा हो गया, तभी 86% वहाँ आया। तो इसलिए ओवैसी साहब मंच पे अच्छे हो सकते हैं, उनको सुनने के लिए ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन अभी अपीलिंग जो है मुसलमान में उनके दिल से नहीं हुई है। दल से जुड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब वो EVM पे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अगर ये जुड़ने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज को हो गया जी। ये मान लो कि बहुजन समाज पार्टी तो आउट हो गई। अब ये सारा डाइवर्ट मान लीजिए हो गया समाजवादी पार्टी पे। अब वो जो बसपा से हटा है वो मुस्लिम AIM पे जाए या वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाए, कितना जाता है या सपा के साथ और पुख्ता तरीके से जो है जो कटा था जो छटता था वो जुड़ जाए, ये बड़ी बात है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति ही उत्तर प्रदेश में जो है वो भले ही PDA का नारा हो, एक मिनट बस, चाहे PDA का नारा हो और चाहे वो अपने यादव का नारा हो, वो मुस्लिमों पे ही है, क्योंकि यादव भी इतनी संख्या में नहीं है कि वो कहीं खड़े हो जाएं। MY डिसाइडिंग नहीं और है, छोटे इलाके में PDA भी इतना नहीं है कि 100% उनके साथ जो अति पिछड़ा जो है उनके साथ लग जाएगा तो आगे। तो जब तक मुस्लिम एक मजबूत दीवार के साथ समाजवादी
पार्टी के साथ जब रवींद्र जी नहीं लगेगी या लगी रहेगी या और पुख्ता नहीं होगी, तब तक उनका भी स्थिति मुझे नहीं लगती है। एक सवाल सर हम राजेश जी से ले लेते हैं आवाज़ आएगी? कि आवाज़ आ जाएगी? हाँ, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि बिना मुसलमानों के वोट के समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार नहीं बन सकती? तो इसी वजह से वो 80-20 का फॉर्मूला चलाती है, इसी वजह से वो कपड़ों से पहचानने की बात करती है, इसी वजह से वो बटोगे तो कटोगे की बात करती है और तमाम हिंदू जातियों को यूनाइट करने की कोशिश करती है ताकि दूसरे दल की सरकार न बन पाए। डॉक्टर साहब, बीजेपी को ये पता है कि वो कोई ना कोई, उन्हें पता है कि ये जो 80-20 वाला डाटा है, जब तक वो एक की बात नहीं करेंगे, बटोगे कटोगे का जो नारा अभी दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा, ये तो इसीलिए दिया गया कि इसका एक मैसेज है कि आप सब एक मंच पर आ जाओ। उन्हें ये पता है कि जब तक ये जो बीजेपी का वोटर है वो एक मंच पर रहेगा तो तब तक वो सफल होते जाएंगे। और आप देखो कि मुस्लिम में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तमाम दलों में, अभी जैसे आपने भी सवाल उठाया, सर ने बताया, ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है मुस्लिम लीडरों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सही बात है कि सपा भी उसी वोट पर निर्भर है, बसपा भी उसी वोट पर निर्भर है, कांग्रेस भी उसी वोट पर निर्भर है, अब आज़ाद समाज पार्टी आ गई वो भी उस पर निर्भर है। नहीं, और ये बातें ओबीसी तो की शादाब सर कर चुके हैं। हम आपसे तो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटेजी से काम करती है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी तो जो माहौल इस समय है वो इससे बिल्कुल खुश है। उसे पता है कि जब तक मुस्लिमों की वोटों का बंटवारा होता रहेगा बीजेपी सेफ है और उस सत्ता में बनी रहेगी। उसका प्रयास ये रहेगा कि ये डिवाइड होते रहेंगे। तो इसलिए ऐसे सारे जो डिवीजन वाले इश्यूज हैं वो उनको प्राथमिकता पे लाते रहेंगे, बिल्कुल आप ये लाएंगे। कहना चाहते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल लाते यानी रहेंगे। 80-20 का फॉर्मूला हो, या कटोगे बटोगे का फॉर्मूला हो, या गाय की राजनीति हो, ये बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर रहे। बिल्कुल शामिल रहेगी। जी शादाब सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई कि दो तरह की पॉलिटिक्स इस समय पूरे देश में है। एक तरफ बात होती है महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की, महिलाओं की। दूसरी तरफ बात होती है 80-20, बटोगे तो कटोगे, और इसके साथ वेलफेयर स्कीम्स ऐड ऑन हो जाती हैं। जो इश्यूज रेज करता है विपक्ष, उनको डाइल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिनको खुद प्रधानमंत्री ने एक समय में रेवड़ी कहा, वो उनकी बात करने लगते हैं। किसानों को 2000 रुपये महीना, सब फ्री राशन और गैस, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं, उज्ज्वला गैस, इस पे वो चले जाते हैं तुरंत। तो तब वो रेवड़ी नहीं रहती हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये अभी कितने दिन तक चलने वाला है सही सीन, या मुस्लिम राजनीति अभी और हाशिए पे जाएगी? क्या मुस्लिम नेताओं को इस पे संतोष करना पड़ेगा कि कुछ दिन के लिए वो वोटर बन के रहें ताकि एक सत्ता परिवर्तन हो, टिकट में ज़्यादा दावेदारी नहीं करें और एक एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग खड़े नहीं हों? और क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है ऐसे में जब हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? और इससे भी परे मेरा सवाल कि क्या मुसलमान एक वोट बैंक है? वो उसके भीतर जातियों का डिवीज़न नहीं है, उसके भीतर शिया सुन्नी का डिवीज़न नहीं है, उसके भीतर आर्थिक असमानताओं का डिवीज़न नहीं है। दरअसल रवींद्र जी, जो ये आपने लास्ट जहाँ शब्द छोड़ा है, ये जवाब यहाँ से शुरू होता है। जी। दरअसल पहले एक बड़ी आसान सी बात क्या थी कि मुस्लिम में जो गिरावट समझिए प्रतिनिधित्व जो है संसद में, लोकसभा में या सियासत में जो है, वो दिक्कत कहाँ आ रही है कि पहले ईमानदारी से कोई इसमें शक नहीं है कि मुस्लिम में जातिवाद नहीं था। लेकिन आप पिछले 1-2 चुनाव क्या पिछले 10-12 सालों में देख रहे होंगे, और ख़ासकर मैं 2012 के बाद से आप देख रहे होंगे, तो ये जातिवाद का थोड़ा सा एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, उभार जो है, पलीता सीधा जो बहुत ही छोटे वाले शब्दों में कहा जाए, वो लगा है। कहीं पहले जो है अगड़े पिछड़ों की बात आई, मतलब पसमानदाओं की और अगड़ों की बात आई। अब उसमें जो है उसी चीज़ में जो है ये नुमाइंदगी मांगने लगे, है ना, कि हमें दीजिए, सब अंसारी को टिकट नहीं मिला, सैयद को मिल गया, पठान को मिल गया, सैफी को नहीं मिला, कुरैशी को नहीं मिला। तो ये जब जातिवादी चीज़ें आने लगी तो इससे भी एक गिरावट का बड़ा दौर जो है मुस्लिम। जैसे हम मेरठ में देखते हैं तो कहा जाता है कि साहब मेरठ दक्षिण से गद्दी का टिकट हो गया, तो कुरैशी और अंसारी साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। और हमने देखा भी मेरठ दक्षिण के चुनाव में अंसारी कैंडिडेट जो है
बम्पर वोट लेके चला चला गया। और भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान है। ये एक नमूना है। जी ऐसे जैसे भी आपने लेटेस्ट अभी कुंदरकी में हुआ, कुंदरकी में साहब ये कहता था कि समाजवादी पार्टी लंबे टाइम से तुर्क को जो है, तुर्क जाति ज़्यादा है, जबकि राजपूत जो एक समाज होता है उसकी भी नुमाइंदगी वहाँ कम नहीं है। वो 44 के आसपास है और ये जो है 50 के आसपास है, लेकिन बावजूद 56 के आसपास है, बावजूद उसके क्योंकि तुर्क ज़्यादा माने जाते हैं, असरदार माने जाते हैं और वहाँ ज़मींदारों के हिसाब से माने जाते हैं, खेती बाड़ी वाले माने जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से मजबूत माने जाते रहे हैं। अब तो सही मजबूत हो रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से वहाँ तुर्क को पहले जो है टिकट दिया जाता है और तुर्क की वजह से जो है इस बार जो भाजपा गेन कर रही है और भाजपा जो कह रही है हम 86 पे पहुँचे हैं, % वोट पाया है, उनका कहना ये है कि राजपूत समाज ने हमें सपोर्ट किया और राजपूत समाज, हाँ, और वो हिंदू राजपूत है और जो मुस्लिम राजपूत है कहीं ना कहीं ये कन्वर्टेड मुसलमान है, तो इसलिए जातिवाद के अंदर जो है ये बढ़ावा जो है उन्होंने दिया है। और खासकर आपने देखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भारतीय जनता पार्टी के आप अनुषंगिक संगठन कह सकते हैं, अनुषंगिक नहीं उनके सपोर्टिंग कह सकते हैं, और RSS का अनुषंगिक संगठन कह सकते हैं कि है, तो वो लगातार जो है पसमानदा पे काम कर रहा है। उन्होंने चाहे प्रदेश अध्यक्ष है जो वो भी उन्होंने पसमानदा बनाने की कोशिश करी और वो काम कर रहा था लगातार। तो वो यही मैसेज देना चाह रहे थे कि अगड़ों का कब्जा जो है सियासत पे भी है, कारोबार पे भी है, ये नहीं होना चाहिए, तो तुम आगे बढ़ो। तो एक तो जातिवाद का जो वो है ये आगे बढ़ा है। दूसरी जो नुमाइंदगी कम हो रही है, नुमाइंदगी कम तो इसलिए अभी और आगे बढ़ेगी क्योंकि इसमें जो एका का वो था उसमें जातिवाद का घुन लग गया, तो ये थोड़ा सा और डिवाइड हो जाएंगे। तो अब मैं अभी बताऊँ आपको कि 144 सीट ऐसी हैं जहाँ मुसलमान अपना असर रखते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 70 पर तो मुस्लिम आबादी 20 से 30% हो जा रही है, जो मैं पहले आपको बहुत एक सीट के हिसाब से बता रहा हूँ, जिले के हिसाब से, और आप फिर भी जो है वहाँ जो है जीतने की स्थितियाँ बहुत कम है। भाई क्यों नहीं आप जीत पा रहे हो फिर उसकी जगह, आप ज़्यादातर जगह हार पा रहे हो। मेरा मतलब ये हार मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 50 में से 20 जीत रहे हैं, 30 हार रहे हैं, तो हार बड़ी है, जीत महत्वपूर्ण नहीं होगी, हार महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसी चीज़ों में जो मैं अगर आंकड़े तो बहुत बड़े आ जाएंगे, लेकिन अगर एक सीट के हिसाब से तो लेकिन वहाँ दिक्कत ये जा रही है। तो मैं रविंद्र जी ये कहना चाह रहा था कि आने वाला मुस्लिम नुमाइंदगी जो है अभी हिरास की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक इनको माना जाता रहा था, लेकिन अब खुल के वोट बैंक माना जा रहा है। जब नुमाइंदगी नहीं देंगे तो उनके पास रही क्या है, सिर्फ वोट ही तो रहेगा, देने का अधिकार है। वो भी आरोप लगते रहेंगे साहब हमें डालने नहीं दिया, या मुसलमान को रोक दिया, वोट काट दिया, अगर ये वाले और आरोप लगेंगे चंद वोट रह जाएंगी, और उन चंद वोटों को सिर्फ डालना जो है वो उनकी चुनौती होगी। वो चुनौती जब होगी जब सारे सियासी दल जो उनको चाहते हैं, सारे से मतलब है जो उनको चाहते हैं वो अगर अग्रणी बनेंगे, इनको आगे लाएंगे तो सुधार हो सकता है। लेकिन अभी आने वाला एक दो चुनाव जो है मैं तो कहूँगा 2029 तक, 27 तो मान ही लीजिए, 29 तक जो इनके हिरास की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी वो अलग बात है। ये बात रामपुर, हाँ, स्वात, कुंदरकी कुंदरकी और मीरापुर भी। इसके बाद सियासी फिजाओं में कुछ बड़े सवाल उठे और ख़ास तौर पे विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, अखिलेश यादव ने, या जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं हरेंद्र उन्होंने, या आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने, या बहन मायावती ने भी सवाल उठाए हैं कि ये वोट बैंक को लूट लिया गया है। उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि रामपुर मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया और मुसलमानों को वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया गया। ये आरोप लगाए उन्होंने, ये सवाल उठाए, और ये कहा गया कि साहब रामपुर में भी वोटिंग परसेंटेज डाउन किया गया इसी तरह से बहुत। और इसी तरह से जब पूरे दिन मीडिया के कैमरे और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वोटिंग के दिन मीरापुर में घूम रहे थे, तो ख़ास तौर पे कई बड़े मुस्लिम बहुल गांवों में, ककरौली जहां पे थानेदार की पिस्टल लहराती है, सीकरी, जोली, ऐसे 10 से ज़्यादा बड़े गांवों से इस तरह की खबरें आती हैं कि मुस्लिमों को बैरिकेड लगा दिए गए गलियों में और पुलिस ने वो बूथ तक नहीं जाने दिया। ये एलिगेशंस लगाए हैं विपक्ष ने, और ये तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो अब ये जो सवाल उभरता है यहाँ से कि ये जो मॉडल है, एक तरफ तो ये मॉडल है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी में उनके प्रत्याशी जालीदार टोपी लगा करके मुस्लिम राजपूतों के बीच में जाके कहते हैं कि आप भी राजपूत हैं और हम भी राजपूत हैं, एक साथ आएँ। एक तरफ उनका मुस्लिम मंच जो है पसमानदा मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश करता है। एक तरफ जितनी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें रिलीजन के बेसिस पे कोई विषमता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितना उनका लाभ उस दायरे में आने वाले हिंदुओं को मिलता है उतने मुस्लिमों को मिलता है। एक तरफ तो इस तरह का सीन है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है जो
रामपुर से आती है, जो कुंदरकी से आती है, जो मीरापुर से आती है। तो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज़ों में दो ही तस्वीरें हैं। जी जो आपने की है उनकी लाभकारी योजनाओं की बात। जी अगर लाभकारी योजनाओं में कहीं भेदभाव किया जाएगा तो क्योंकि वो डाटाज है और वो अकेले सिर्फ ये नहीं किसी एक ज़िले में या तहसील में या गांव में होगा, वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे सब जगह आंकड़े होंगे उसके। तो क्योंकि अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे किसी को लाभ पहुंचाया जा रहा है तो उसमें अगर रविंद्र जी को दिया जाएगा, शादाब को नहीं दिया जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा और वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो वो तो रिकॉर्ड के हिसाब से है, तो वो तो वहीं कहीं कोई स्थिति करेगा कोई तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ आपने जाली टोपी की बात कर रहे हैं, जहाँ कम वोटिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ दो चीज़ों में बात करते हैं। उन्हें जहाँ लगता है कि यहाँ मजबूत हैं, वहाँ वो रेवड़ी की जहाँ बात कर रहे हैं कि रेवड़ी बांटना गलत है, ये लोगों को गलत ट्रेडेंसी दी जा रही है, तो वहाँ वो बहुत पुख्ता तरीके से उस बात को उठाते हैं कि नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ हम बिल्कुल फाइट में होते हैं और हमें लाभ मिल सकता है, तो हम रेवड़ी की वो इसलिए बात करते हैं कि नहीं, ये वो समानता जो है वो हमें सामने लानी है और एक दूसरे को बराबर खड़ा करना है और ये आपका हक है और ये दी जाना चाहिए। तो वो इसलिए इनको बराबर कर देते हैं। और इसलिए जो है वो पसमानदा वाली बात हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम राजपूत वाली बात हो, चाहे वो फिर याद पुरखों वाली बात याद दिलाते हो, वो ये वाली बात है। लेकिन एक जो बड़ी बात जो आपने सवाल किया है कि जो जैसे स्वार है, मीरापुर है, सॉरी रामपुर है, मीरापुर है, कुंदरकी है, अब इनको आप दो सीटों में बांटो, कुंदरकी और रामपुर में, मीरापुर में बांटो, स्वार और रामपुर में बांटो, अब और फिर इसके अलावा यूपी और अदर स्टेट में बांटो। अब जैसे स्वार और हम रामपुर की बात करें, हम इसमें कोई शक नहीं कि वो रिकॉर्ड था कि वहाँ सबसे कम पोलिंग हुआ उपचुनाव में। तो वहाँ एक आरोप जो लगे थे वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई वहाँ वाकई मुस्लिमों को वोट नहीं डालने गया, क्योंकि अभी IT का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं वीडियो फ़ोटोज़ भी इस तरह के सामने आए कि भाई हाँ मुस्लिम वाले इलाकों में वोट कम पड़ा। लेकिन भाई जैसे मीरापुर है या जैसे कुंदरकी है, वोट तो वहाँ कम नहीं पड़ा, वोट तो उतने परसेंटेज बनाए तो लोकसभा में आपका पड़ा था अभी 2024 में, उसके लमसम ही है कि 2-4-5% ऊपर नीचे है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ मुस्लिमों को कम पड़ गया और सिर्फ हिंदूज का ज़्यादा पड़ गया, है ना। अब वो आप आरोप कुछ भी लगा लें, लेकिन वोट तो पड़ा ना उतना उस परसेंटेज में, ये बात अलग हो गई। दूसरी जो बात करते हैं फिर ये कि साहब वोट डालने नहीं दे रहे मुसलमान को, ये तो सीट वाइज थी। अब वो चाहे मैं कहूँ और चाहे जानकार के और चाहे BJP के या फिर कोई सरकारी मशीनरी के चुनाव आयोग के, भाई अगर हम ये कह सकते हैं कि EVM जो है, बिल्कुल सही, हर कोई सवाल उठाता है कि EVM जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो जो उसकी उसमें रहती है सुपरविजन में, वो कहीं ना कहीं गवर्न करती है उसको रहती है। भाई जहाँ आपकी सरकार होती है, यही तो कहती है BJP या चुनाव आयोग, जहाँ मान लीजिए गैर BJP की सरकार होती है वहाँ भी तो आप जहाँ जीत रहे हो वहाँ तो आप कहते नहीं है कि साहब EVM पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन जहाँ आप हार जा रहे हो वहाँ बार बार EVM पे सवाल उठा रहे हो। मान लीजिए आप दूसरे स्टेटों में आप जीत गए, हाँ, जैसे आप झारखंड में भाई झारखंड में आप जीत रहे हो तो EVM पे सवाल नहीं, आप अगर महाराष्ट्र में हार रहे हो तो अब EVM पे सवाल उठा रहे हो, तो या तो वहाँ गलत EVM है, यहाँ सही है, या यहाँ गलत है वहाँ सही है, तो उसका तो आपको एक दायरा करना पड़ेगा। भाई या तो कोई रणनीति है, भाई तुम अगर मानते हो उसके तो खुलासा करो, सरकार में आप भी रहे हो, सत्ता में आप भी हो भाई, तो इसलिए सवाल भी जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं करता EVM वाला। भाई नेशनल इंटरनेशनल कहीं ना कहीं IT के तो आपके पास ही विंग होगी ना, या तो आप उसे जस्टिफाई करें 100% चुनाव को पकड़ के कि भाई ये चीज़ें गड़बड़ हो गई, है ना। और जब वो कर नहीं पा रहे तो देखिए उसमें तो सवाल उठाना वो है। तो ये वाली आप बात कर रहे चुनाव मतदान वाली बातें तो तभी स्थिति में बनती है जब हम 100% उनको पकड़ के एक एक बूथ के हिसाब से उन्हें बताएं कि साहब ये जो है ककरौली का लोकसभा है बूथ और इस पर 870 वोट थे और यहाँ जो है 122 वोट पड़े हैं, और ये जो है उसका क्या नाम फफूंडा का था या मतलब कोई भी वहाँ का जो भी मुजफ्फरनगर का दूसरा वोट वो था कुकड़ा का, और यहाँ जो 1100 वोट थे और यहाँ 1080 पड़ गए, यहाँ पढ़ने दिए वहाँ नहीं पढ़ने दिए। तो अब परसेंटेज में तो हम वहीं आ रहे हैं, हम लोकसभा में जीत रहे हैं। हमारे पास दोस्तों हमारे पास फिगर भी है कि बूथ वाइज किस गांव में कितना वोट पड़ा, टोटल कितना वोट है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो शायद आपसे लंबा हो रहा है बहुत, तो हम इसके एक्सटेंशन में एक वीडियो तो ये रिलीज करेंगे बहुत जल्द कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े मुस्लिम सियासी घराने हैं उनके सामने किस तरह का वजूद का संकट है, किस तरह की लड़ाई इस वक्त वो लड़ रहे हैं और किस तरह से वो हाशिए पे चले गए हैं। क्या उनका रिवाइवल होगा या उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, एक बात। और एक दूसरा वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि ये जो वोटिंग का ट्रेंड है मीरापुर का, ये क्या रहा है, कहाँ पर कितना वोट पड़ा। तो शादाब सर, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूडिंग कमेंट मैं आपसे चाहूँगा। उससे पहले मैं राजेश शर्मा जी की तरफ बढ़ता हूँ।
क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है और ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को बूथों तक नहीं जाने दिया, इसमें आप चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? हर बार 25 जनवरी 25 या 26 जनवरी को, शायद 25 को मनाया जाता है मतदाता दिवस। पूरे देश में आयोजन होते हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन इस पे करोड़ों रुपए खर्च करता है, कैंपेन चलाता है, वोटर्स को अवेयर करता है, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और सेंसिटाइजेशन किया जाता है वोटर्स का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक के हम अपने देश के वोटिंग के ट्रेंड को देख लें तो औसतन 30, 35, 40% तक तो वोटर ऐसा है जो इस सिस्टम में हिस्सा ही नहीं लेता। नोटा का ऑप्शन भी मिला लेकिन उस पर भी लोग बहुत जा नहीं रहे हैं उस तरह से। जैसे पूरे मीरापुर में केवल 500 लोगों ने नोटा दबाया, हालांकि वो ग्रामीण रूरल पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन वहाँ 500 नोटा दबाना अहम बात है, लेकिन फिर भी लोग उसका उतने इस्तेमाल नहीं करते। 57% वोट पड़ा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि 43% लोगों ने इस चुनावी व्यवस्था में विश्वास नहीं जताया, उसका हिस्सा नहीं बने, वो वोट डालने के लिए नहीं आए और नोटा पे भी नहीं गए वो। तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिर वो 43% लोग क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर निकल के। क्या इसके लिए चुनाव आयोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारे राजनीतिक दलों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या ये राजनीतिक दलों का फेलियर नहीं है कि वो वोटर्स तक अपना एजेंडा लेकर के नहीं जा पा रहे हैं? 43% लोग घर पे ही बैठे हुए वोट डालने नहीं जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, जो राजनीतिक दल हैं वास्तव में इनका फेलियर है। लोगों का विश्वास उठ गया है। जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनकी हम चुनाव से पहले बात करते हैं, चुनाव के दौरान वो मुद्दे सामने नहीं आते, उस पर कोई डिस्कस नहीं होता, उस पर बात नहीं करते। और लगातार, चूँकि हमारे देश में तो हर 5-6 महीने बाद एक चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, और हर बार मुद्दे गौन हो जाते हैं। तो जो लोग मतदान स्थल तक नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं उनका विश्वास उठ गया है पॉलिटिकल यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मूल जिंदगी के सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे गरीबी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे आर्थिक और सामाजिक समानता का सवाल हो, इन सवालों पर आकर के राजनीतिक पार्टियों का भरोसा खत्म हो जाता है आम वोटर में, इसलिए वो नहीं जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार देख रहे हैं ना, अभी जिसने अगर कोई 5 साल पहले बोलता है, 5 साल बाद फिर कोई मुद्दे होते हैं। जो 10 साल पहले किसने वादे किए वो दोबारा है, उसके सामने फिर वही मुद्दे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल लोग, जो मतदाता है उसकी भावनाओं पर खड़े नहीं उतर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका मोह भंग है। वो ये सोचते भी हैं कि ये सब झूठे लोग हैं। शादाब सर, आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट, इस कमेंट को भी इंक्लूड करते हुए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया यहाँ, चूंकि मीरापुर में 43% लोग वोट नहीं डालते और आज़ादी के बाद से लेके आज तक 30 से 40-45% तक लोग इस चुनावी सिस्टम से बाहर हैं। तो क्या उनका भरोसा खत्म हो रहा है, टूट रहा है? ये खतरे की घंटी नहीं है? क्या जो राजनीतिक दल हैं तमाम, उनमें भरोसा खत्म हो रहा है या चुनावी व्यवस्था में भरोसा खत्म हो रहा है? रविंद्र जी, बिल्कुल इस दोनों में जवाब दूंगा। थोड़ा संक्षेप में देने की कोशिश करूँगा कि लंबी वीडियो हो जा रही है। एक तो जो अभी बात कर रहे हैं कि उन्हें सैंपल ले लिया मीरापुर का, 43% वोट नहीं डाल पा रहे जी। तो देखिए, ये गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है सियासी दलों को, ये गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है चुनाव आयोग को, और ये गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है खुद वोटर को भी। क्योंकि अगर अपने हक के लिए नहीं निकल पा रहा तो उसमें भी कहीं ना कहीं उदासीनता है। इसका मतलब उदासीनता चुनाव आयोग में भी है। इतनी एफर्ट के बाद भी अगर वो लोगों को ये जागरूक नहीं कर पा रहा कि अपना वोट डालें, देश के लिए कुछ करने के लिए उन्हें जज्बा पैदा कर पा रहे हैं, यही बात है सियासी दलों में कि वो सिर्फ क्या जीतने के लिए ही उन्हें वोट जितना मिल जाए, इतनी ज़रूरत है खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए उतना मिल जाए, या इतना कि वो कंटीजेंसी प्लान आगे तक के लिए होना चाहिए। जागरूकता नहीं चाहिए, दल कोई भी आए। मैं रोक रहा हूँ आपको, क्या सियासी दल ऐसा तो नहीं चाहते कि कम लोग हिस्सा लें चुनाव में तो उनका काम आसान हो जाए, कम लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, कम लोगों को? मैंने वही कहा ना आपको, वो सिर्फ जितना उनकी भूख है, जितनी उन्हें ज़रूरत है, जितनी उनकी वोट की आवश्यकता है जीत हार के लिए, और उतना उन्हें मिल जाए, उतने वो संतुष्ट। गाजियाबाद में 33% लोग वोट डालते हैं। बिल्कुल, और बहुत पढ़ा लिखे लोगों का शहर है, बिजनेस सेक्टर का शहर है, नोएडा और दिल्ली से सटा हुआ शहर है। ये माना जाता है कि देश में जो सबसे तेजी से बढ़ते शहर हैं उनमें गाजियाबाद है। लेकिन सिर्फ 33% लोग वोट डालने निकलते हैं, और तब निकलते हैं जब गाजियाबाद में साल में 3 महीने सांस लेने लायक हवा नहीं होती। पिछले 10 दिन से स्कूल बंद हैं पूरे गाजियाबाद में। पॉल्यूशन का लेवल ये है, हिंडन की वजह से वहाँ पानी तबाह हो गया है, लोगों का सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं, उसके बावजूद 33% लोग निकले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम जनता जैसे अभी भी जो है मुद्दों को गौन करके जातिवाद और संप्रदाय और फला चीज़ों को आगे लेके बढ़ रही है। अगर वोटिंग के लिए इन चीज़ों को वो भी गौन करे और उससे वोट के लिए आगे निकले। चुनाव आयोग को भी यही काम करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग भी जो है इसके लिए
आगे आए, हर चीज़ भूले, सरकारी मशीनरी को जो है सब चीज़ें आगे लेके चले, और यही चीज़ें करनी पड़ेगी हम सबको, एक एक वोटर को हमें आगे निकलना है। और जहाँ से हमने जिस पर हमने वीडियो बनाया मुस्लिम सियासत पे, मुस्लिमों को भी अपना एक होके जो है ये महसूस कराना पड़ेगा कि हम वोटर नहीं हैं, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के महत्वपूर्ण मजबूत पिलर हैं, स्तंभ हैं। तो अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नुमाइंदगी नहीं करेंगे, तो सियासत में बदलाव नहीं आएगा। सियासत में बदलाव नहीं आएगा तो हमारे बच्चों की जो भविष्य है उसमें सुधार नहीं आएगा। अगर उनमें सुधार नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरेंगी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरेगी तो हमारी शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रख के मुस्लिम को खास करके जो है इन पर आगे बढ़ना होगा, अपनी नुमाइंदगी को सुधारना होगा। और जितने दूसरे भाई, ये नहीं कि हमें अपनी मुस्लिमों को अपनी नुमाइंदगी, जो एक ये सामाजिक समरसता का ताना बाना है, उनके साथ मिलके, उनके साथ जो कंधे से कंधा मिला के, सियासी दलों के साथ जुड़ के, और जो हमारे जो दूसरे भाई गैर मुस्लिम जिनको कहते हैं, उन सब के साथ मिलके इनको आगे बढ़ना होगा। अगर बढ़ना है, कोई इन्हें सुधार के करने लाना है, अपनी नुमाइंदगी सुधारनी है, तो तभी इनको आगे आना होगा, सियासत में भी और दूसरी चीज़ में भी। नहीं तो ये गौन होते चले जाएंगे और अभी बहुत जल्दी सुधार हो पाएगा। ये तभी मुमकिन है जब ये एक और अपने सब लोगों के साथ जुड़े, ऐसा मेरा अपना मानना है। धन्यवाद शादाब सर, धन्यवाद राजेश भाई साहब। दोस्तों, बड़े सवाल हैं ये। क्या मुस्लिम सियासत खत्म हो जाएगी? क्या मुसलमानों का सियासत में प्रतिनिधित्व धीरे धीरे सिमटता चला जाएगा? क्या 80-20 की पॉलिटिक्स, बटेंगे तो कटेंगे की पॉलिटिक्स इसी तरह से चलती रहेगी, या और तेज़ रफ्तार से चलेगी, या इस पूरे सिनेरियो में कुछ बदलाव होगा? क्या हमारे देश के वोटर्स गाजियाबाद के ट्रेंड पर चलेंगे, रामपुर के ट्रेंड पर चलेंगे, कुंदरकी के ट्रेंड पर चलेंगे, मीरापुर के ट्रेंड पर चलेंगे, या इसमें कुछ बदलाव आएगा और लोकतंत्र के लिए कुछ सुखद संकेत मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, ताकि हर नया वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत सूचना मिल सके। अगला वीडियो हमारा मुस्लिम घरानों के वजूद पर होगा कि मुस्लिम घरानों का वजूद सियासत में कितना बना रहेगा, कितना खत्म होगा, और भी वो किस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।